समझते हैं आज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, इसे समझते हैं। बायोलॉजी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझें कि बायोलॉजी है क्या, इसके पिता कौन है, इसके जनक किसे बोला जाता है, और उसके बाद बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या इसके भी कोई भाग होते हैं, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के सबसे पहले आपसे पिता ही पूछ लेगा, बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं। और दूसरी बात है, या इसे जनक बोले या इसे पिता बोले, तो जो बायोलॉजी के जनक हैं इनको हम कहते हैं अरस्तु को। बायोलॉजी के पिता अरस्तु, जिसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अब यहाँ पे बात आती है, बायोलॉजी को जो है हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। पहला पार्ट जो है वो है जूलॉजी, दूसरा पार्ट है वो है बॉटनी, ठीक है ना। बायोलॉजी के अंतर्गत हम बायोलॉजी को दो भागों में पढ़ते हैं, पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। इसे यहाँ समझते हैं, इसे मान लेते हैं ये बायोलॉजी है। अब इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। ये जूलॉजी बॉटनी का कैसे बना ये समझते हैं। शुरुआत में बायोलॉजी को ही जूलॉजी बोला जाता था। इसका हिंदी बता देते हैं। इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान, और इसका मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। शुरुआत में क्या होता कि बायोलॉजी को ही जूलॉजी बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करते करते पेड़ पौधों पे जब रिसर्च किया तो देखा कि जिस तरह हम लोग जो है मनुष्य, जितने मनुष्य हैं, कोई जानवर हैं, यानी जो चल फिर सकते हैं, जितनी प्रक्रिया वो करते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, पाचन होता है, बढ़ते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, वैसे ही रिसर्च किया गया पेड़ पौधों पे। तो उन्होंने, वैज्ञानिकों ने बताया कि पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं कर सकते। हम लोग गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जितना हमारे सब चीज़ में पाचन वगैरह होता है, हमारी उम्र बढ़ती है, या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखा जाए बहुत सारी चीज़ें इसमें देखा गया कि जो पेड़ पौधे भी कर सकते हैं वो मनुष्य भी कर सकते हैं। इसलिए इस बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। अब इन दोनों के पिता जान लेते हैं। उनके पिता कौन थे, इनके पिता कौन थे। उससे पहले बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की जो खोज हुई थी, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पेड़ पौधे भी गतिमान, यानी गति तो कर नहीं सकते, लेकिन पेड़ पौधे हमारी तरह भी क्रिया कर सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह जो भी क्रिया है वो कर सकते हैं। इस तरह है बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन यानी मनुष्य का, जानवर का अध्ययन करते हैं। जानवर में भी मनुष्य ही आ जाएगा, याद रखना ये चीज़। जंतु विज्ञान, जानवर का अध्ययन करते हैं, मनुष्य का अध्ययन करते हैं। ऐसे इस चीज़ का मतलब ऐसे वस्तु जिसमें जीवन होता है और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, उनको हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत बोलेंगे। जो सारी क्रिया कर सकते हैं लेकिन गति नहीं कर सकते, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। आप समझते हैं जूलॉजी के पिता कौन है। तो याद रखना, शुरुआत में जूलॉजी को ही बायोलॉजी बोला जाता था, यानी बायोलॉजी के अंतर्गत ही जूलॉजी आता था। इस वजह से बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं, तो जूलॉजी के पिता भी, यानी जूलॉजी के पिता भी यहाँ पे हम अरस्तु को ही बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जूलॉजी के और बायोलॉजी के पिता ही अरस्तु हैं, दोनों के पिता अरस्तु हैं। लेकिन बॉटनी के पिता जो है, बॉटनी के पिता है थियोफ्रेस्टस। क्या है यहाँ पे पिता? थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस। ये चीज़ आपको नोट करना है। सबसे पहले आपसे पिता ही पूछेगा। बायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु। जूलॉजी के पिता अरस्तु, बायोलॉजी जूलॉजी दोनों के पिता अरस्तु हैं, लेकिन बॉटनी के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है इसके पिता हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं इसे। अब आगे की प्रक्रिया समझते हैं। अब सबसे पहले हम या तो जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर, या तो हम बॉटनी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट हैं, जूलॉजी बॉटनी। या तो हम जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं या तो बॉटनी से। कोई अंतर, मतलब ऐसा नहीं कि जूलॉजी से स्टार्ट करेंगे तो ये छूट जाएगा। मतलब ये है कि आप इससे स्टार्ट करो तब भी अच्छा है, बॉटनी से स्टार्ट करो तब भी अच्छा है। तो हम लोग जूलॉजी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जंतु विज्ञान में ही पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? जानवर यानी मनुष्य का अध्ययन ही, टोटली मनुष्य के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। पहला चैप्टर मतलब पहला है जूलॉजी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जूलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए ध्यान से। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जीव विज्ञान। अरस्तु साहब ने बताया था, यानी अरस्तु जो है उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। हमारा पूरा का पूरा शरीर, यानी कि हमारा जितना पूरा हाथ पैर जितना भी है टोटली, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिका को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेल। यानी हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना है, इसे हम कोशिका बोलते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़, छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे शरीर में सबसे छोटा अंग कोशिका है, ये हम नहीं कह सकते। याद रखना है चीज़, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हमारे शरीर में, आपसे क्वेश्चन सेल के बारे में इतना ही पूछेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सेल का अध्ययन करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे हम यहाँ पढ़ेंगे आपको, सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको सेल, जिससे हम बोलते हैं, अंग्रेजी में सेल लिख देते हैं, जिससे हम बोलते हैं कोशिका। ठीक है, इसका अध्ययन समझ लेते हैं पहले। कोशिका का जो बायोलॉजिकल नाम है, यानी बायोलॉजिकल जो नेम है, उसे बोलते हैं साइटो। ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसे बायोलॉजिकल नेम इसे बोलते हैं साइटो, और कोशिका यानी सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। सेल का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो, और सेल का अध्ययन जो है यानी कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब इसका अध्ययन तो हमने जान लिया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका होती क्या है। तो बहुत ध्यान से समझना, इसके भी जनक हैं, हो गया अध्ययन साइटोलॉजी हो गया। अब इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, किसने बताया था कि यही कोशिका है, कोशिका काम क्या करता है और कहाँ पाई जाती है, ये पूरा हम समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले कोशिका जो है, हमारी पूरी बॉडी जो है, यानी पूरा शरीर हमारा छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसीलिए कोशिका को शरीर की, यानी जो पूरी शरीर है, इस शरीर की छोटी सी इकाई, मतलब छोटी इकाई बोलते हैं। ठीक है, कोशिका, ये जो कोशिका है हमारे पूरे शरीर यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन पूछेगा शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कोशिका है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये सबसे छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना। अब इकाई से मतलब क्या होगा? इकाई से मतलब है कि हमारे शरीर में कोई भी काम होगा, यानी इकाई से मतलब ये है कि हमारे शरीर में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो जो सेल है ये पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी ये पूरा काम कर लेता है। मतलब ये है कि शरीर के ये सबसे छोटा ऐसा अंग है जो हर एक काम को कर सकता है, यानी कि हर एक काम को ये पूरी तरह से कर सकता है। अपने लिए क्या कर सकता है? अपने लिए पाचन कर सकता है, अपने लिए प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, अपने लिए और भी जितने भी, मानते हैं कहीं कुछ कट पिट जाता है तो घाव भर सकता है। आपने देखा होगा उंगली में कट जाता है तो धीरे धीरे उस पर पपड़ी वगैरह जम जाती है, फिर अच्छे से ठीक हो जाता है। हम इसके अंदर इसमें पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, यानी कि कोशिका जो है हमारे शरीर का वह इकाई है जो हर एक शरीर, हर मतलब पूरे शरीर को अच्छी तरह से काम कर लेता है। ठीक है ना, अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है।
कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी, आइए यहाँ समझते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता, ठीक है, इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। याद कैसे रखेंगे ये समझना है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको याद कैसे होगा, ठीक है ना। पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन याद जो मतलब अगर यहीं पे याद हो जाता है तो इससे खुशी की बात और कौन हो सकती है। यहाँ आपको याद कैसे करना है, ठीक है, यहाँ समझते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी खोजकर्ता किसने की थी, खोजकर्ता कौन थे। तो एक चीज़ ध्यान देना, कोई भी छोटी चीज़ हो, कोई भी छोटी चीज़ को हम हुक से पकड़ के निकालते हैं। कहने का मतलब, हुक से कहने का मतलब यह है कि कोई भी छोटी चीज़ को हम हुक से निकालते हैं। मतलब नहीं समझे। जैसे आज पहले क्या होता था, हमने देखा था कभी कभी यूरिया की बोरी में लिखा होता था कि हुक का प्रयोग ना करें। आज भी कहीं कहीं लिखा होता है हुक का प्रयोग ना करें। इसका मतलब है जो फंसाने वाला कांटा होता है उसका प्रयोग आप ना करें उस बोरी में, नहीं तो वो फट सकती है। इसलिए वो छोटा सा हुक जो है वो हुक का काम करता है। इन छोटा सा यानी छोटी चीज़ को हम जो फंसाने का निकालने का काम करता है उसी को हम हुक बोला जाता है। तो यहाँ से हुक से ये याद रखेंगे कि जो साइटोलॉजी यानी कोशिका जो है, कोशिका की खोज हुक ने किया था। हुक से याद कर रखेंगे रॉबर्ट हुक, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। यहाँ से हम याद रखते हैं कोशिका की खोज किसने की थी, तो हुक से। कोई भी चीज़ छोटी चीज़ को हुक से निकालते हैं, और छोटी चीज़ मतलब ये छोटी कोशिका छोटी होती है, इसलिए इसका जो है खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक है। आगे समझते हैं। रॉबर्ट हुक खोजकर्ता थे, लेकिन बाद में रिसर्च करके ये पता लगा कि जो कोशिका की इसने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने ये जो कोशिका की खोज की है, देखा गया तो ये मरी हुई कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, मरी हुई कोशिका। हम यहाँ लिख देते हैं रॉबर्ट हुक ने किसकी कौन सी कोशिका खोज की थी, तो मरी हुई। अब यहाँ पता चला कि मरी हुई कोशिका है। तो बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने ये बताया, जिन्होंने खोज किया नई मतलब कि जीवित कोशिका की खोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना खोजकर्ता रॉबर्ट हुक ही थे। ऐसा नहीं कह सकते कि रॉबर्ट हुक नहीं थे। अगर खोजकर्ता पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर जीवित कोशिका पूछेगा, यहाँ पे जीवित कोशिका पूछेगा, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे आपका आंसर है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इतना बड़ा नाम है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो यहाँ से हम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यहाँ से ए भी हॉक बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम हॉक बोलेंगे। खोजकर्ता हुक, जीवित कोशिका हॉक, ठीक है ना। अगर इसका लास्ट देखा जाए, यहाँ पे हुक है, यहाँ पे हॉक है, तो हम ये याद रख सकते हैं कि जीवित कोशिका खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और मरी हुई कोशिका खोज किसने की थी, तो आपको रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे समझते हैं जीवित कोशिका की खोज करने के बाद क्या हुआ, ठीक है ना। हम कोशिका पे अध्ययन कर रहे हैं। कोशिका वह शरीर की सबसे छोटी इकाई है, उसके बारे में पहले डिटेल में हम जान लेते हैं। खोजकर्ता कौन थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हम उसके अंदर की बात को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे समझते हैं। जीवित कोशिका हो गई, लेकिन खोज करने के बाद दोनों लोगों ने कोई रिसर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो लोगों ने सोचा कि इसको करना क्या है, रिसर्च करके चले गए, अब इसे करना क्या है। तो बाद में दो वैज्ञानिक आए थे, कई साल के बाद दो वैज्ञानिक आए थे, जिनका नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दो वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था स्लाइडेन और एवं स्वान। ये दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। इन्होंने बताया था कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। किस चीज का सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने।
क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना क्वेश्चन पूछेगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। सिद्धांत दिया था किसने? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने। आपसे इतना ही क्वेश्चन अगर सेल के बारे में पूछेगा तो पूछ लेगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन एक भी पूछ सकता है कि कोशिका मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका होती है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। आगे समझते हैं, ठीक है ना। इसको पहले मैं मिटा रहा हूँ। स्लाइडन एवं स्वान। आगे अब कोशिका के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, कोशिका जो है हम मान लेते हैं जिस तरह हमारा जो शरीर है, इन्होंने कहा था स्लाइडन एवं स्वान जो लास्ट में गए थे, कोशिका सिद्धांत जिसने दिया था, उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलाकर क्या बना होगा, और उसकी आगे कंडीशन समझते हैं क्या है। देखिए ध्यान से, जिस तरह मिट्टी से क्या बनता है, अगर हम ईंट बनाना चाहें तो मिट्टी से क्या बनता है? ईंट। और ईंट से क्या बनता है? दीवार। और दीवार से क्या बनता है? घर बनता है। अरे मिट्टी से ईंट, ईंट से दीवार, और दीवार से घर बनता है। उसी तरह कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक। ऊतक से मिलकर बनता है अंग। अंग से मिलकर बनता है शरीर। हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो है बन जाता है। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, कोशिका को अंग्रेजी में सेल, ऊतक को टिश्यूज बोलते हैं। हम लिखते नहीं, बता देते हैं। सेल से बना टिश्यूज, टिश्यूज से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना बॉडी। ऑर्गन माने अंग होता है, बॉडी माने शरीर होता है। जिस तरह मिट्टी से ईंट बना है, ईंट से दीवार, दीवार से क्या बना है? घर। उसी तरह कोशिका से मिलकर बना है टिश्यूज यानी ऊतक। इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, टिश्यूज। ऊतक से मिलकर अंग बनता है। अंग मतलब ये समझते हैं, आँख हो गई, हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गई, दांत हो गया, दांत नहीं कह सकते, मुंह हो गया, जबड़ा हो गया, फेफड़ा हो गया, जो भी चीज़ है वो एक क्या कह सकते हैं? अंग है। ठीक है ना। अब अंग से मिलकर क्या बनता है? आपका पूरा का पूरा बॉडी बन जाता है, शरीर बन जाता है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? सेल पढ़ देते हैं, ऊतक पढ़ेंगे, अंग पढ़ेंगे, शरीर पढ़ेंगे, काम खत्म है। ठीक है ना। बायोलॉजी हो गया ख़त्म। उसके बाद हम लोग बॉटनी पे चलेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं जितना हमने इससे बता दिया आपको। इतना आसान होता तो फिर क्या कहना, फिर आसान है। ठीक है ना। एक कहावत है, आपको सुनाते हैं। कहते हैं ना कि हर छोटा बदलाव, यानी हर छोटा सा छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ठीक है ना। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कहने का मतलब यह है कि हर छोटा सा छोटा चीज़, जैसे मान लेते हैं आज आप 10 क्वेश्चन रेडी किए, परसों 10 क्वेश्चन, मतलब कल 10 क्वेश्चन करेंगे, पर फिर नेक्स्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे। यानी छोटा बदलाव कीजिए, ज़्यादा नहीं। आज 10 करते हैं, 5 15 हो सकता है। यानी एक दिन में हम 10 का रेशियो लेते हैं तो कितना, 30 दिन में कितना हो जाएगा? 30 दामा 300। ठीक है ना। एक दिन में 10 तो 30 दिन में 300 हो जाएगा। 3 तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आपको। तो इस चीज़ से अगर एक दिन में 50, 30 दिन में 1500। इसी तरह हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, और आप समझ चुके होंगे आगे। ठीक है ना। अब मैं सेल के आगे बात करता हूँ। देखिए ध्यान से, जो हमारा सेल है, मान लेते हैं ये बड़ा सा कुछ है। ठीक है ना। सेल हम मान लेते हैं गोल सा हमारा सेल है। इतना बड़ा सेल कैसे होगा? याद रखना, मैंने कहा था सेल यानी कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं है। थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है ना। यहाँ समझते हैं,
ये पूरा का पूरा हमारे पास सेल है। अब यहाँ पे सेल में ये जो बाहरी यानी सेल का कोशिका का बाहरी जो परत होती है, कहने का मतलब कोई चीज़ रखा होगा किस चीज़ में, यानी मान लेते हैं अंडा ही है। अब अंडा का बाहरी चीज़ किसका बना होता है, ठीक है ना। उसी तरह से कोशिका है, कोशिका का बाहरी चीज़ किसका बना होगा ये समझते हैं। तो कोशिका का बाहरी जो आवरण होता है ये बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना। प्रोटीन से मतलब यह है कि अच्छा पूरे शरीर में, हमारी पूरी बॉडी में 99% प्रोटीन का ही चीज़ बना हुआ है। अब मतलब यह है, जब हम जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो जो ये कोशिका है तो ये किसका बना होगा, प्रोटीन का। तो इसका मतलब जब ये प्रोटीन का बना होगा तो पूरा शरीर भी प्रोटीन का बना होगा। हम ये कह सकते हैं कि 99% जो है प्रोटीन का बना होता है हमारा पूरा का पूरा शरीर। अब ये चीज़ याद रखना, प्रोटीन हो गया। कोशिका किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अब प्रोटीन यानी कोशिका के अंदर क्या होता है ये समझते हैं। कोशिका के अंदर भैया बहुत चीज़ होता है। पहला मान लेते हैं लाइसोसोम हो गया, दूसरा सेंट्रोसोम हो गया, तीसरा वैक्यूल्स हो गया, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पांचवा न्यूक्लियस हो गया, छठवां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सातवां क्या हो गया, सातवां यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, और यहाँ पे केंद्रक होता है जिसे कहते हैं। यानी बहुत सारा चीज़ होता है। इतना चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना चीज़ कोशिका के अंदर होता है। अब मैं आपको मोटा मोटा चीज़ ये बता दूँ कि रियल में क्या है ये, देखिए ध्यान से। मान लेते ये हमारा हाथ है, ठीक है। अब हमारा हाथ है, पहले ये चीज़ एक बार समझ लेते हैं कि जो कोशिका यानी जो सेल है, उस सेल किससे मिल, सेल छोटी छोटी सेल से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। लेकिन अंग कैसे बनेगा, एक ही कोशिका का होना जरूरी है। अंग बनने मतलब ऊतक बनने के लिए यहाँ पे मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ। पहले क्या था, कोशिका था, ठीक है, ताकि आप भी ना भूलो हम भी ना भूलें। कोशिका से मिलकर बना था ऊतक, ऊतक से मिलकर बना था अंग, अंग से मिलकर बना था शरीर, ठीक है। हमारा मतलब यह है कि छोटी छोटी कोशिका से मिलकर ऊतक बना था, लेकिन अब ऊतक से अंग बनेगा। लेकिन ऊतक जो है मतलब समान प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा जो है हमारा हाथ है, हमारा हाथ जो है अगर छोटे छोटे ऊतक से मिलकर बना हो, ये हमारा हाथ एक अंग है, हमारा एक दूसरा हाथ अंग है, पैर अंग है, ये हमारा फेस अंग है, गर्दन अलग प्रकार के ऊतक से मिलकर बना है। तो ऊतक जो है हर एक प्रकार के ऊतक अलग अलग हैं। ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। तो यानी समान कोशिकाओं का होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे हाथ में एक प्रकार की कोशिका पाई गई है तो पूरे हाथ में भी उसी प्रकार की कोशिका पाई जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ समझते हैं आगे। सेल जो है कोशिका के अंदर इतना चीज़ होता है। अब इतना चीज़ होगा तो एक बार में तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि ये काम क्या करेगा, है क्या, क्यों रहता है, इसका काम क्या है, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारा हाथ है। अब हमारे हाथ जो है कोशिकाओं से मिलकर तो बना ही है, आपको पता है, और उन कोशिकाओं में इतना चीज़ विद्यमान रहता है। आप कहोगे आप देखेंगे कैसे, इसको हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब पता चलता है, रियल में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, हमारा हाथ कहीं कट गया, चलिए यहाँ समझाते हैं। मान लेते हैं ये एक हाथ है, ठीक है ना, जो भी है, मैं हाथ नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो चित्र बनाना आता नहीं फिलहाल मुझे। यहाँ मान लेते हैं हाथ हमारा यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हमारा हाथ यहाँ कट गया है, तो जो हमारा हाथ कटा है उसमें से पहले तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा। थक्का अगर विटामिन के की कमी है तो थक्का नहीं जमता भैया, ये चीज़ याद रखना।
किस चीज़ की वजह से थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। विटामिन के हमारे शरीर में विद्यमान है, थक्का जमेगा। थक्का जमने का मतलब यह है खून का बहाव जो बहना है वो बंद हो जाएगा। खून बहना बंद हो जाएगा तो उस पर एक पपड़ी पड़ जाएगी। पपड़ी पड़ने के कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ठीक। लेकिन इस कटने के बाद से और ठीक होने से पहले तक जो भी प्रक्रिया होती है वो सारा का सारा कोशिका आपका करता है, टोटली कोशिका करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोशिका शरीर का वह ऐसा अंग है जो हर एक काम को कर सकता है। कट जाएगा वो भी ठीक कर देगा कोशिका, ठीक है ना। जैसे कटेगा उसको ठीक कर देगा। अब ऐसा नहीं कि ठीक करने के बाद काट भी सकता है, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक थोड़ी कट जाएगा। आगे समझते हैं। तो ये जो है कट गया, यहाँ पे हमारा हाथ या किसी का भी हाथ है थोड़ा सा कट गया। अब इस पे जो है क्या बहना, क्या होगा? पहले तो रक्त बहेगा, उसके बाद इस पे के रक्त बहने के बाद जाम हो जाएगा रक्त, यहाँ पे थक्का बन जाएगा। उसके बाद इसके किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो जिसने ये कोशिका के अंग इसमें विद्यमान है कोशिका में, इन सारे चीज़ का महत्व इस चीज़ का काम करता है। हमारे हाथ पे अगर कुछ कट जाता है तो वो ठीक होने के बाद से, यानी कि जब से स्टार्ट होगा आप ठीक होने लगेगा, होने तक, जब तक ठीक नहीं होता तब तक इतने सारे अंग इसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं, काम करते हैं। उसके बाद से ठीक हो जाता है तो ऑटोमेटिक फिर वही काम, मतलब जो है रक्त बहना सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो लाइसोसोम का क्या करता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, वैक्यूल्स क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये सब चीज़ क्या करते हैं इस चीज़ में, यहाँ पे इस चीज़ का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है ना। इसी में होता है डीएनए आरएनए, आपने सुना भी होगा, डीएनए और आरएनए इसी चीज़ में होता है। तो कोशिका तो इतनी बड़ी थी, मतलब बड़ी थी, उसके अंदर इतने छोटे परमाणु, उसके अंदर भी छोटे चीज़ें हैं। तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कोशिका सबसे बड़ा, सबसे छोटा अंग है, अंग नहीं है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आएगा होगा कि इकाई पूछेगा तो हम लगाएंगे क्या, अंग लगाएंगे तो क्या लगेंगे, ठीक है। इतने सब चीज़ इसमें विद्यमान रहते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइसोसाइम का क्या, लाइसोसोम का क्या काम है, सेंट्रोसोम का क्या काम है, ये सब अंग्रेजी में मैंने बताया था आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स रसधानी बोलते हैं, सेंट्रोसोम तारक काय होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो हिंदी में वही बोलते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियस केंद्रक बोलते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इन सब चीज़ को हम हिंदी में और अंग्रेजी में आपको दोनों तरीके से अच्छे से पढ़ाएंगे। अब आगे की प्रक्रिया जो है, मतलब इस चीज़ का बाद में अध्ययन करेंगे। और एक चीज़, कोशिका के मैंने बताया था क्या कि ये प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इसमें एक झिल्ली पाई जाती है। किसमें? इस कोशिका में भैया एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। इस झिल्ली को हम कहते हैं, अरे जब झिल्ली किसकी है, कोशिका की है, तो इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, अंग्रेजी में सेल